हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 2023 का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर इकोनॉमिक्स का। बेटा चर्चा को शुरू करूं उससे पहले ही बता देता हूं 10 सैंपल पेपर तो हम यहाँ करने ही वाले हैं, पिछले 10 साल कवर करेंगे। 10 पेड सैंपल पेपर आपको मेरे इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे www.successmantra.com। मंत्रा में डबल ए है। बेटा मेरा मानना यह है कि अगर कोई बच्चा ये 20 पेपर कर रहा है तो किसी भी हाल में उसका एक मार्क भी कट नहीं होना चाहिए। आई होप आप सब पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट वन, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स बाय जनरल पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। बिल्कुल बेटा, आपने कहीं ना कहीं मनी मल्टीप्लायर एक टॉपिक पढ़ा होगा, वहां से लिखी हुई है ये बात। इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट एक ही बात है। ये कमर्शियल बैंक को कौन देता है? जनरल पब्लिक। और उसके बाद क्या होता है? कहता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक टू द पीपल। बिल्कुल, सेकेंडरी डिपॉजिट वही होते हैं जो कमर्शियल बैंक बेटा लोन प्रोवाइड करता है और उसके पैसे कमर्शियल बैंक के पास वापस आ जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ये ना वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर से आपको ये बात समझ में आ जाएगी जब आप वर्किंग पढ़ोगे मनी मल्टीप्लायर की। आगे बढ़ जाते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज। बेटा आप खुद समझो क्या फर्क है। एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी में फर्क किस चीज का है? बेटा एनआईटी का फर्क है। अगर एनआईटी आ जाए इसमें ऐड कर दे तो यही बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली द रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है बेटा? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, फर्म बदले में पैसे नहीं देती, गुड्स एंड सर्विस देती है। रियल फ्लो यही होता है ना बेटा, जब मनी का फ्लो नहीं होता। तो ये गुड्स एंड सर्विस फैक्टर पेमेंट, ये तो पैसों की बात आ गई। वैसे भी हाउस होल्ड कभी फैक्टर पेमेंट नहीं देता, ये गलत है ऑप्शन। हाउस होल्ड दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, फर्म दे रही है बदले में गुड्स एंड सर्विस, यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जितने भी होंगे बेटा सब गलत ही होंगे। आगे बढ़ जाते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट इज नोन एज। बेटा लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन कर रहा है उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करें तो उसी को ही हम रेपो रेट बोलते हैं। बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ यही अंतर है कि बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स एंड रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स। मतलब वही है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है इस रेट पर। आगे बढ़ जाओ फोर्थ वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। बोरोइंग बाय अ नेशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बीओपी डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। बेटा बिल्कुल ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्योंकि आप बोरोइंग कर रहे हो, कैपिटल नेचर है इसमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं। और मैं तो अपने बैच में ये बोलता हूँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो बैलेंस शीट पर इंपैक्ट डालती है। आप ऐसा भी सोच सकते हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बीओपी अकाउंट। बेटा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होती है, बीओपी का स्टेट कैसा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। आपने ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन पढ़ी होंगी। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बीओपी के स्टेट को ध्यान में रखकर की जाती है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन करते टाइम कोई नहीं सोचता बीओपी डेफिसिट में या सरप्लस में। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। Read the following news report carefully. The central bank has imposed fine on Hisar Urban Cooperative Bank Limited and Andaman Nicobar State Cooperative Bank Limited for violation of banking norms. According to the given report, identify the function of central bank. बेटा सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? कुछ कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पेनल्टी लगा रहा है, कुछ फाइन्स लगा रहा है। कौन सा फंक्शन है? इशू ऑफ करेंसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैंकर्स टू द पब्लिक? नहीं। पहली बात तो सेंट्रल बैंक बैंकर टू पब्लिक होता ही नहीं। बैंकर टू गवर्नमेंट? ऐसी कोई बात नहीं है। बैंकर्स बैंक, यही बात है। सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया का आरबीआई बेटा बैंकों का बैंक है, पापा ऑफ ऑल बैंक है। तो उसको पूरा राइट है कि वो किसी भी कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक पर पेनलाइज कर सकता है बेटा, उनको ऊपर पेनल्टी लगा सकता है।
आगे बढ़ जाते हैं। सिक्स का ए, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, दिस सेविंग्स इज -60, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेविंग फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा सेविंग फंक्शन कैसे बनता है? सेविंग फंक्शन बनता है -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई, और मुझे डिस सेविंग्स दे दी। देखो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी कंजम्पशन होती है उतनी ही डिस सेविंग्स होती हैं। तो ये तो भैया -60 पहले ही आ गया। 1 माइनस बी किसके बराबर होता है? बी बेटा एमपीसी होता है। 1 माइनस बी एमपीएस होता है। एमपीएस निकाल सकते हैं। मेरे को मल्टीप्लायर की वैल्यू पता है 4। मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है, के का एक फॉर्मूला है 1/एमपीएस। तो यहां से हम एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, विच इज 0.25। तो आंसर हो जाता है हमारा सेविंग फंक्शन का -60 प्लस 0.25। बिल्कुल ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ। और में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर द गिवन कंजम्पशन फंक्शन c is equals to 205 plus 0.9y, the value of investment multiplier would be। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होगी ऐसे केसेस में? बेटा कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है सी बार प्लस बी वाई। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो बी की वैल्यू आ गई 0.9। बी क्या है? एमपीसी है बेटा बी। अब के की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकल सकती है? 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि के कितना आ गया बेटा? के इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स के आ गया बेटा, 10 गुना हो जाएगा के। लो जी, आंसर आ गया हमारे सामने। 7th वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। असर्शन, बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1। ब्रेक इवन पर पहुंचने से पहले एपीसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। बेटा अगर आपको मेरे बैच का एग्जांपल याद है तो मैं क्या एग्जांपल देता हूँ ये बता देता हूँ। इनकम और कंजम्पशन लेते हैं। इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। कंजम्पशन कांट बी 0। इनकम 100 है तब भी कुछ कंजम्पशन है। इनकम 200 है, फिर ये 200 है और बढ़ता चला जाएगा। ये है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। क्या इससे पहले एपीसी 1 से ग्रेटर है या नहीं है? एपीसी का फॉर्मूला क्या? सी अपॉन वाई। बिल्कुल ये 1.20 है। तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है बेटा, कोई नहीं रोक सकता। द एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। ये भी बात बिल्कुल सही है। एपीसी क्या है? टोटल कंजम्पशन की रेशियो है टोटल इनकम के साथ। देखो ये दोनों ट्रू हैं, पर ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास। आगे बढ़ते चलते हैं प्यारे बच्चों। 8th one, suppose that BOT of a nation exhibit a deficit of 50,000 crores. The import of the visible item are 5 times of the export of visible item. The value of export of visible item would be। सर मेरे को ये दिख रहा है कि 1 मार्कर्स भी फंसा रखे हैं। इतना आसान नहीं होता इको का पेपर बेटा, हमेशा एवरेज तो होगा ही होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था। बीओटी किसके बराबर होता है बेटा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और बेटा गुड्स ओनली, कोई सर्विसेज नहीं आएंगी, कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आएगा। अब डेफिसिट था बेटा मेरा, बीओटी डेफिसिट था मतलब माइनस में था। अब वो कहता है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम आर 5 टाइम्स ऑफ, सॉरी इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम आर 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। इसको x मान लो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 5x हो जाएगा। -4x इज इक्वल्स टू -50,000, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ जाएगा 12,500। x क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, और मुझसे यही पूछा जा रहा है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम कितनी है। विजिबल आइटम मतलब गुड्स है बेटा, यानी कि 12,500 करोड़। ठीक है जी, तो आंसर मिल गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। और वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस सेंट अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। बेटा अगर आप गिफ्ट भेज रहे हो फॉरेन में तो कहीं से कहीं तक ये बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करती आइटम। यूनिलेटरल ट्रांसफर है, वन साइडेड ट्रांसफर है बेटा। ट्रांसफर पेमेंट है, पेमेंट हमेशा डेबिट साइड पर आएगी और ये करंट अकाउंट को अफेक्ट करेगी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। एमपीसी और एमपीएस 0 होते हैं? नहीं, एक प्रॉपर्टी है एमपीसी और एमपीएस 1 होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। A situation in which an able-bodied person is not willing to work at an existing wage rate is refers to as। देखो बेटा, एक आप बिल्कुल ठीक ठाक आदमी हो, एबल बॉन्डेड पर्सन हो, नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। एक वेज रेट पे आपको काम मिल रहा है,
ठीक है, जो मार्केट की बेस रेट, आप उस पर भी काम नहीं करना चाह रहे हो तो आप जानबूझकर तो खाली बैठे हुए हो। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बढ़ते हैं आगे बेटा। Distinguish between value addition and final value of output or find the value added by firm A from the following info। आपको भी पता है मेरी चॉइस क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा थ्योरी में नंबर फिर जा सकता है, 1% स्कोप है। ठीक है, मेरे को लगता है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल को ही करता पेपर में, और फिलहाल भी मैं न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। Purchase of factor input by firm A 5 crores, purchase of non-factor input by firm A 2 crores, sales by firm A to other firm in the domestic economy 10 crores, import of raw material by firm A from the rest of world is 50 crores, excess of opening stock over closing stock is 3 crores। ठीक है जी, मैंने देख लिया बेटा क्या डेटा गिवन है, एक बार फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। बेटा मुझे वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए का। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स मेरे पास पहले से ही आ रहा है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। पर मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, और अगर ऐसे केसेस में मुझे ओपनिंग स्टॉक का एक्सेस दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, तो मैं साइन माइनस का लगाकर उसको फिगर को पुट कर सकता हूं, और वो फिगर मेरे पास है शायद 3 करोड़। ये बेटा ये फिगर मेरे पास है 3 करोड़। आई होप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा अगर मैं माइनस साइन लगाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार इसको ब्रैकेट को ओपन करना, माइनस का ओपनिंग स्टॉक प्लस का क्लोजिंग स्टॉक, यही तो था, प्लस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस का ओपनिंग स्टॉक। तो अगर मैं माइनस साइन लगाऊं तो मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिख सकता हूं, मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। चलो जी प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 माइनस करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बेटा आपने फैक्टर इनपुट भी खरीदे हैं 5 करोड़ के, नॉन फैक्टर इनपुट भी खरीदे हैं, और इंपोर्ट भी करे हैं कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल। सारे के सारे बेटा कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। जब भी फाइनल गुड्स बनाने बैठोगे बेटा, ये सब अपनी आइडेंटिटी खो देंगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तीनों ही रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बाबू माइनस कर दो इस सबको। तो मैंने अगर इसको माइनस करा, मेरे पास वैल्यू एडिशन नेगेटिव में आया, और वो भी 50 करोड़। चलो जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया है। 12 क्वेश्चन कहता है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड आर्गुमेंट। तो बेटा बहुत ही वैलिड आर्गुमेंट देंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो वो एक बात बता, अगर मतलब इसने बोला कि पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगी। मैं इस चीज का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट ये था $1 80 का था, अब $1 85 का हो गया। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता तो इसकी वजह से क्या होता है, आपने पढ़े होंगे बेटा इसके, एक्सपोर्ट विल राइज। पहले फॉरेनर मेरे देश में $1 लाख लेके आते तो कितने का सामान लेके जाते मेरे देश से, 80 लाख रुपए का। अगर अब $1 लाख लेके आएंगे, अब कितना सामान लेके जाएंगे मेरे देश से, 85 लाख रुपए का। तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट विल राइज। ठीक है, अब मैं कहता हूँ फॉरेनर इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, वो भर भर के अपनी करेंसी हमारे देश में लेकर आते हैं और हमारे देश से सामान उठाना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है बहुत फायदा हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। मान लो मैंने सामान बेचा, किसी और ने सामान बेचा, तीसरे आदमी ने सामान बेचा, क्या हम अपने पास रख पाएंगे फॉरेन एक्सचेंज, नहीं रख पाएंगे। हमें कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा किसी भी ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसको आरबीआई ने ऑथोराइज किया। कोई बैंक है बेटा, मैंने उसको जाकर बेच दिया, मैं जैसे मैंने बेच लिया, किसी और ने भी बेच दिया, किसी और ने भी बेच दिया, कहीं ना कहीं सप्लाई ऑफ फॉरेक्स बहुत बढ़ जाएगी। बिकी तो रहे हैं ये इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज। तो बेटा अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगी। मैंने विद एग्जांपल प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 13th वन, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्सांट सेविंग आर।
लेस देन एक्सांट इन्वेस्टमेंट। चलो जी प्यारे बच्चों करते हैं इसकी बात। बेटा आपने ना ये बात एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में भी पढ़ी होगी। इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनॉमस है, ठीक है जी, फिक्स रहेंगी एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। और बेटा ये है हमारा सेविंग कर्व, इनिशियली दिस सेविंग्स कहीं जाकर जीरो, कहीं जाकर इन्वेस्टमेंट को इंटरसेक्ट करेगा, फिर उसके आगे निकल जाएगा। ये सिचुएशन देखो बेटा, ये सिचुएशन यहाँ इन्वेस्टमेंट कर्व बहुत ऊपर है सेविंग कर्व से, सेविंग क्या बल्कि डिस सेविंग्स चल रही है हमारे पास। ये वही सिचुएशन है वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। वहीं पर बेटा सेविंग्स हमारी नेगेटिव चल रही है और इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा चल रही है। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, क्वेश्चन यही है ना, सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, यस इन्वेस्टमेंट ज्यादा चल रही है। अब बेटा बात समझो, ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई लेस क्वांटिटी, जबकि जो कंज्यूमर है वो प्लानिंग टू बाय ह्यूज क्वांटिटी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यही है बेटा इसका करेक्ट आंसर। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, 14th की तरफ चलते हैं। Read the following news published on September 26, 2022. The central bank has increased the benchmark lending rate by 140 basis point. Identify the likely cause and consequences behind this action taken by RBI. बेटा क्या कर रहा है आरबीआई, ये जो लेंडिंग रेट है मतलब रेपो रेट कह लो या बैंक रेट कह लो, उसको 140 बेसिस पॉइंट से बढ़ा रहा है। 140 बेसिस पॉइंट मतलब होता है बेटा 1.40%। 100 बेसिस पॉइंट मतलब होता है 1%, 1% के बराबर होता है। अगर सेंट्रल बैंक अपना लेंडिंग रेट 1.40% से बढ़ा रहा है तो उसका कॉजेस क्या होंगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बेटा इसका लाइकली कॉज सिर्फ एक ही हो सकता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो, तभी बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ाने की बात चल रही है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर बेटा सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को महंगा लोन देगा, 1.40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा रहा है, 1.40% से बढ़ा रहा है, मान लो पहले 5% है तो अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा 6.40% हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, अगर कमर्शियल बैंक को ही महंगा लोन मिलेगा आरबीआई से तो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को और महंगा लोन देगा, वो भी बीच में से कुछ कमाना चाहेगा। अगर बेटा उनको महंगा लोन मिलेगा तो वो डिस्करेज करेंगे लोन को, पैसा लोन पर नहीं उठाना चाहेंगे। यानी कि अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस एक्शन का, मनी सप्लाई विल रिड्यूस इन द इकोनॉमी। और इन्फ्लेशन के दौरान आप यही चाहते हो कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ना आए। तो बेटा एक्सप्लेन कर दिया मैंने पूरा का पूरा, आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। बेटा 15th का A1 और B भी है, ठीक है जी। बेटा ये लीगल रिजर्व रेशो पर क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर पर क्वेश्चन है। कभी और आया किसी पास्ट एग्जामिनेशन में ये तब डिस्कस कर दूंगा, मैं क्लास को ना कंप्रेस रखना चाहता हूँ, विद इन 1 आवर तो खत्म करना ही करना है। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट बैंक फंक्शन क्या है। बेटा 3 बातें आप मेंशन कर देना। सबसे पहले क्योंकि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, आप लिखना कि हाँ आप बैंकर का रोल अदा करते हो। अभी मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। एजेंट का रोल अदा करते हो। तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल अदा करते हो। बेटा क्योंकि सेंट्रल बैंक बैंकर है गवर्नमेंट का, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग जेएनके आज की तारीख में और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे अकाउंट खोल के रखते हैं विद आरबीआई। खाली अकाउंट नहीं खोलते, जितना पैसा डिपॉजिट कराना है इन सारी गवर्नमेंट को आरबीआई के पास जमा करते हैं। अगर लोन चाहिए तो आरबीआई लोन देता है। तो आरबीआई बैंकर है पहली बात। दूसरी बात आरबीआई एजेंट भी है बेटा गवर्नमेंट का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरे पैसों की जरूरत पड़ी तो ये ही पब्लिक डेट मैनेज कर देगा, नौकर की तरह काम करेगा, एजेंट की तरह काम करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बाय और सेल करके देता है बेटा आरबीआई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाय करना, सेल करना, नौकरी वाला काम करना, ये भी करता है बेटा आरबीआई। और तीसरी बात सेंट्रल बैंक ही सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है।
मतलब आरबीआई एडवाइस करता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी मॉनेटरी हालत कैसी चल रही है, फाइनेंशियल हालात कैसे चल रहे हैं इंडिया के, तो ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। आई होप मैंने अच्छे से तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए जो जो आने चाहिए थे इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाते हैं बेटा 16th क्वेश्चन। अब यहां पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तो करना ही है क्वेश्चन, दो पार्ट आए हुए हैं। नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्ट सपोर्ट योर आंसर विद अ वैलिड रीजन। बेटा नो, हम एग्री नहीं करते ऐसी स्टेटमेंट से। उसने बोला नेशनल इनकम हमेशा बड़ी होती है डोमेस्टिक इनकम से, बेटा हमेशा नहीं। देखो ये टोटली बात डिपेंड करती है एनएफआईए के ऊपर। एनडीपीएट एफसी को एनएनपीएट एफसी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये डोमेस्टिक इनकम है बेटा, इसको नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एनएफआईए जोड़कर। टी को एन में कन्वर्ट करने तो एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है किसी सिचुएशन में एनएफआईए नेगेटिव हो। अगर एनएफआईए माइनस में है तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम कम होगी डोमेस्टिक इनकम से। तो हर सिचुएशन में बात ये ट्रू नहीं है कि नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, ये बात फॉल्स हो जाती है। मैंने सपोर्ट कर दिया अपने आंसर को। बी पार्ट, in the estimation of GDP using expenditure method, focus lies only on the expenditure by the resident of a country. Do you agree with the given statement? Give valid reason for your answer. बेटा गलत बात है, अगेन ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो जीडीपी, डी का मतलब ही डोमेस्टिक टेरिटरी में। बेटा मेरा फोकस रेजिडेंट के खर्चे पर नहीं है, मेरा फोकस डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाले खर्चों पर है। चाहे वो खर्चा फिर रेजिडेंट करे चाहे नॉन रेजिडेंट करे, बस खर्चा मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, मेरा फोकस ये है। तो रेजिडेंट के खर्चे पर फोकस ना होकर खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, चाहे वो रेजिडेंट करे चाहे नॉन रेजिडेंट करे, ये है बेटा परफेक्ट आंसर इसका। तो बाबू इको का पेपर तो देखो बहुत मजेदार बनाया हुआ है, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम कैटेगराइज आइटम इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, स्टेट विद वैलिड रीजन। देखो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट पे ना एक क्वेश्चन में ना लास्ट लेक्चर में कर चुका हूँ। डेफिनेशन बताई हुई है आपको रेवेन्यू रिसीट्स की क्या होती है बेटा, which neither create liability nor causes reduction in any asset, और कैपिटल रिसीट की which either create liability or causes reduction in any asset। तो यहां से मैं आइडेंटिफाई तो बहुत आराम से कर पाऊंगा कि कैपिटल रिसीट्स क्या और रेवेन्यू क्या। रही बात डिस्टिंग्विश करना मुझे रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में, बेटा कभी ना कभी कोई और क्वेश्चन में आएगा, मैं तब इसकी थ्योरी पक्का से एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा ना फिलहाल मोटो क्या, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करूं। अगर मैं यही कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट वाला क्वेश्चन दोबारा कर दूंगा ना तो आप मुझसे बहुत ज्यादा नहीं सीख पाओगे। मैं हर यूनिक क्वेश्चन को हैंडल करना चाहता हूं ताकि आप बहुत ज्यादा सीखो। तो मैं चॉइस में जो भी क्वेश्चन है वो कर देता हूं बेटा, जो भी है। चलो जी बात करते हैं बेटा बी, फर्स्ट पार्ट यही था चॉइस में क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे प्राइमरी डेफिसिट निकालना है और मुझे रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स गिवन है, टैक्स रेवेन्यू गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है और इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है। और सेकंड पार्ट भी इसका देखेंगे, पहले न्यूमेरिकल करते हैं। बेटा प्राइमरी डेफिसिट आपने पढ़ा होगा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये होता है फॉर्मूला। और फिजिकल डेफिसिट भी बेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टार लगा लो। फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब बेटा टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट का क्या मतलब है, कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग या नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, कुछ भी कह लो इसको, चाहे तो कह दो कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, चाहे कह लो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। अब देख लेते हैं बेटा, अब मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन में पहली आइटम थी रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे बनता है अभी देखते हैं। ब्रैकेट ओपन करो, कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये भी माइनस में आ गया और रेवेन्यू रिसीट भी माइनस में आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट ये एक तरफ लिख दो, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट ये एक तरफ लिख दो। किसके बराबर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये रेवेन्यू डेफिसिट है।
रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब बेटा फिगर पुट करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट की फिगर 40, रेवेन्यू डेफिसिट 40, कैपिटल एक्सपेंडिचर 220, कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये देखो दिखा देता हूं मैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 220, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इसी का मतलब होता है कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 190। तो ये मेरे पास सॉल्व करके आ जाता है बेटा 70। अगर फिस्कल डेफिसिट 70 है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी गिवन था मेरे को, एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट था बेटा 20, इंटरेस्ट की फिगर को भी माइनस कर दो तो मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट हो सकता है 50। तो बाबू यूनिक क्वेश्चन था, करके भी अच्छा लगेगा और आपकी भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी इससे। आगे बढ़ते हैं। इलेबोरेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेटा गवर्नमेंट बजट से कैसे गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। देखो हर गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी स्टेबल बनी रहे, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन क्रिएट मत हो। लेकिन अगर मैं कहूं गवर्नमेंट बजट आने से पहले इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या डिफ्लेशन की सिचुएशन है, कैसे गवर्नमेंट बजट से आप कोप अप कर सकते हो। बेटा अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है ना, इन्फ्लेशन हमेशा एक ही वजह से अराइज होता है, हमेशा घूम फिर के वजह एक ही होती है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो ठीक कैसे करोगे आप। बेटा गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे, टैक्सेस को बढ़ा दे। ऐसी सिचुएशन से क्या होगा, इकोनॉमी से आप पैसा निकालने में कामयाब रहोगे, इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा एंड वाइसा वर्सा। एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, टैक्सेस को कम कर दे, तो बेटा हो जाएगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 18th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन है। Commercialization of agriculture under the British rule was responsible for the frequent famines between 1875 and 1900। बिल्कुल बेटा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से ही फैमिन्स आ रही थी, जिम्मेदार यही है। स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिगन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स। बेटा ब्रिटिशर्स ने हमें खाली तो किया है, और किया क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ो। Read the following statement carefully. Statement 1. The purchase of food grains made by the government on MSP is maintained as buffer stock। बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा, जो हम एग्रीकल्चरिस्ट से, जो हम फार्मर से एमएसपी पे सामान खरीदते हैं, वो बफर स्टॉक की तरह तो मेंटेन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं पर भी नेचुरल कैलामिटी आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर सप्लाई कर देती है इन फूड ग्रेन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, या यहां से हम पीडीएस में बेटा बिकवा देते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको आप राशन शॉप कहते हो, वहां पर ये फूड ग्रेन्स बिकवा देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेव गार्ड द फार्मर अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्रोडक्ट प्राइस। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट एमएसपी इसलिए तो दे रही है कि अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा फॉल आ गया प्राइस में, तो बेटा फार्मर मतलब सुसाइड ना कर ले, फार्मर बेटा दंगों पे ना उतर आए, फार्मर सड़कों पे ना आ जाए, इन सबसे बचने के लिए ये सब हो रहा है। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैं, ऑप्शन हो जाता है सी हमारा करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, एक और चॉइस में क्वेश्चन है, ये भी अटेम्प्ट कर देते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से क्या गलत है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी बिफोर इंडिपेंडेंस हमने यूज की थी। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रीजनल इक्वालिटी। बिल्कुल ये किया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जब किया था हमने आईपीआर 1956 में, वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए किया था। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। गलत है बेटा, यही गलत है। कोई रशिया हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का बेस है ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, 20th क्वेश्चन, मेनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर द एनवायरमेंट बिकॉज मेनी हाइडल प्लांट्स, आपको याद होगा बेटा, कहते हैं दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरियाज। बिल्कुल ठीक है। दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न। बिल्कुल ठीक है। दे रिलाई ऑन द पेरेनियल स्ट्रीम्स। ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा। छोटी छोटी स्ट्रीम, छोटी छोटी पॉन्ड माउंटेनस रीजन में हर जगह मिल जाती है। ठीक है जी। मैं कहूं अगर मसूरी के ही पहाड़ देख लो बेटा, अगर चारों तरफ से आप पहाड़ों से कवर हो, थोड़ा सा भी बारिश का पानी आएगा, एक स्ट्रीम सी क्रिएट हो जाती है, वहां मिनी हाइडल प्लांट लगते हैं। ये बात मैं बैच में भी समझाता हूँ। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ की ट्रू है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं।
21 A part. Great Leap Forward campaign in China focused on dash. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का फोकस क्या था बेटा? बहुत मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर बेटा ये डिसाइड हुआ था कि हम क्या करेंगे, अपने घर के आंगन में कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाएंगे। हर घर ने डिसाइड करा था बेटा, यही था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958। आगे बढ़ जाओ। और में क्वेश्चन आया, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स। इंडिया किसका मेंबर नहीं है? ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन का इंडिया मेंबर नहीं है, हम तो यूरोप में नहीं रहते बेटा। ठीक है जी, तो यूरोपियन यूनियन के हम मेंबर नहीं है, बाकी हम तीनों के मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। Skill India program launched by government is not an attempt to increase dash in India. Skill India program जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा is not an attempt to increase dash in India. Human capital formation तो बढ़ाना था इसका ऑब्जेक्टिव, efficient utilization of input ये भी ऑब्जेक्टिव था, increase in GDP ये भी ऑब्जेक्टिव था, inadequate spread of vocational education ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, adequate spread of vocational education ऑब्जेक्टिव था। तो इसने नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा था, इसलिए आंसर डी हो जाता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Between 1966 to 76, Mao introduced this movement under which professional and student were asked to work and learn from the real life situation prevailing in countryside of China. बेटा ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। स्टूडेंट और प्रोफेशनल को कहाँ भेजा गया था? कंट्री साइड भेजा जा रहा था, मतलब बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में, कि वहां से सीख कर आओ आप। ये था बेटा वो रेवोल्यूशन, इसलिए ऑप्शन हो जाता है डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 24th, read the following statement carefully. Statement 1, in both India and Pakistan the service sector has been emerging as a major source of development. बिल्कुल करेक्ट। सर्विस सेक्टर का शेयर सबसे ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान में करंट सिचुएशन में, चाहे आप इंडिया पाक चाइना में स्टार्ट पढ़ लो। स्टेटमेंट 2, अमंगस्ट द नेबर ऑफ इंडिया चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये भी बिल्कुल ट्रू है बेटा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जाकर इंडिकेटर पढ़ लो बेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाइना की बाकी सभी नेबर कंट्रीज से ज्यादा है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। वर्कर हु आर ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर आर कॉल्ड रेगुलर वर्कर। सीधी सीधा सा आंसर है बेटा ऑप्शन सी है, तो क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज, बेटा ग्रोथ तो है पर जॉब नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा था बेटा? क्योंकि सारी बेटा ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से होती है, यानी कि बेटा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। Production of diverse variety of crop rather than one specialized crop is called diversification of crop. बेटा एक क्रॉप ना प्रोड्यूस करना, बार बार वैरायटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस करना, तो वही तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके हम। 7th, स्टेटमेंट 1, इंडिया अनाउंस्ड इट्स 5-year प्लान इन 1951। बिल्कुल करेक्ट। इंडिया पाक चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये भी बिल्कुल करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा आसान हो गया। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। और मैं देख पा रहा हूं बेटा, आप भी देख पा रहे हैं, सारे के सारे ट्रीज काटे हुए हैं। क्या है ये प्रॉब्लम? डिफॉरेस्टेशन है बेटा। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा? आप सब जानते हैं बेटा क्या होगा। कुछ, चलो खैर हमने इंटरप्रेट तो कर लिया है, अब और कुछ क्वेश्चन में हिंट नहीं है, तो डिफॉरेस्टेशन को अच्छे से लिखना। क्या क्या इंपैक्ट होंगे ये बता दो। क्या तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, फेमिन्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है ना, सोइल इरोजन होगा, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे, ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन रेलेवेंट लिखना। मैंने 4 पॉइंट बोले, किसी भी 3 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना बेटा। 29th, ए और बी दोनों ही क्वेश्चन आसान है बेटा। पढ़ते हैं ए पार्ट। क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। बेटा मुझे इवैल्यूएट करना है रोल ऑफ रूरल बैंकिंग को। मैं क्या लिखूंगा मैं बता देता हूं। सबसे पहले बेटा रूरल बैंकिंग सिस्टम ठीक है, मतलब अच्छा है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। इवैल्यूएशन में मैं ये लिखूंगा। क्या कमी रह गई है? रूरल बैंकिंग ना बेटा लोन कहीं ना कहीं टाइड है विद द कोलेट्रल सिक्योरिटी, और जो कि बेटा रूरल पीपल के पास नहीं है।
तो आज की तारीख में भी बहुत सारे लोगों को लोन मिल नहीं पाता। दूसरी बात, डिमांड ऑफ लोन इतना ज्यादा है कि आज भी आप मीट आउट नहीं कर पा रहे हो, मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ लोन, ये प्रॉब्लम है। तीसरी बात, बेटा गवर्नमेंट ना बहुत रिलैक्स रहती है लोन की रिकवरी करने में, वो फार्मर से लोन की रिकवरी कर नहीं पाती, जिसकी वजह से बेटा कंट्री को ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं। ये तीन बातें आप लिखोगे, बहुत है। और अगर आपने और क्वेश्चन भी करना है, डॉक्टर खुराना अ डेंटिस्ट ran his clinic in an economically backward area. He was earning a comparatively low income, so he decided to move to a city and spent a huge amount for the same. Identify and explain the type of expenditure incurred by the Dr. Khurana which directly contributed to the process of human capital formation. बेटा माइग्रेशन पे खर्चा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड एरिया से बेटा सिटी की तरफ जा रहे हैं, और उसके लिए खर्च भी बहुत रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी इनकम तुरंत बढ़ जाएगी। गांव में लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, शहर में लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, वो खर्च देंगे बेटा आपके क्लिनिक में आने के लिए अच्छा खासा अमाउंट। तो ये माइग्रेशन को पूरा एक्सप्लेन करना, डायरेक्ट क्वेश्चन। 30th, एक्सप्लेन वैलिड रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। इंडिया पाक चाइना में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इसको। बेटा दोबारा पॉवर्टी कैसे जन्म लेगी थी पाकिस्तान में, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में क्या हुआ बेटा, एकदम से ना बहुत सारी क्रॉप होने लगी, मतलब क्या कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई क्रॉप की। तो पाकिस्तान को लगा कि हमने कुछ अच्छा किया है, एक्चुअली में उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया था, उन्हें लग रहा था कि हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर दिया है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ क्लाइमेट कंडीशन अचानक से बहुत अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से बेटा बहुत क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ये कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से नहीं था। जब क्या हुआ बेटा, बाद में क्लाइमेट वैसा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी गिरी और दोबारा से पॉवर्टी री एमर्ज हो गई। दूसरी बात, पाकिस्तान ना बहुत हद तक डिपेंडेंट रहता है फॉरेन एड पर, कि फॉरेन से पैसा आ रहा है, फॉरेन से पैसा आ रहा है, और बेटा टाइम पर वापस नहीं कर पाता पाकिस्तान। जब वो वापस नहीं कर पाता तो बाहर से वो जो एड मिल रही थी, जो हेल्प मिल रही थी, वो मिलनी बंद हो गई। तो ये भी दूसरा कारण है पाकिस्तान में पॉवर्टी का जन्म लेने का। तो अभी हमारे क्वेश्चन 30 तक हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द रेशनल बिहाइंड द लाइसेंस राज अंडर द आईपीआर 1956। बेटा लास्ट में भी मैंने, लास्ट जो 24 का हमने पेपर किया वहां पर भी मैंने बात की थी। लाइसेंस राज लाने के पीछे कारण क्या था बेटा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लाने के पीछे पूरी जो थीम लाइन थी वो क्या थी बेटा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट की अप्रूवल लो, लाइसेंस लो, और गवर्नमेंट लाइसेंस अप्रूव कर देती थी अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाना चाहते हो। अगर आप अर्बन एरिया में लगाना चाहते हो तो सरकार आपका लाइसेंस अप्रूव नहीं करती थी, पास ही नहीं करती थी आपका लाइसेंस। सरकार चाहती थी शहरों की डेवलपमेंट के बराबर गांव की डेवलपमेंट और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। ये वाली बात आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें। डिफाइन मल्टीलेटरल ट्रेड, बेटा ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन या अमंग मल्टीपल नेशन, मोर देन टू नेशन इज नोन एज मल्टीलेटरल ट्रेड, और इसकी वजह से बेटा ग्लोबलाइजेशन एनकरेज होता है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, 2 मिनट का मुद्दा और है हमारे पास। स्टेट एंड इलेबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्गुमेंट। इंडियन economy has showed satisfactory progress toward formalization of workforce in the recent past। बेटा ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा, इसके बारे में बता देता हूँ। बेटा ये फॉल्स है स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस हुई है फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में। कहा भैया, इंडियन इकोनॉमी इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ भाग रही है। फॉर्मल सेक्टर जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहा बेटा, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएट कर पा रहा है। और ये इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती, बहुत खराब सिचुएशन है कि इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा जॉब क्रिएट कर पा रहा है, जहां कोई लेबर लॉस नहीं लगते, कोई भी लेबर लॉ नहीं लगता, जहां बेटा आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल पाते, ठीक है ना। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल। 33 क्वेश्चन, कुछ भी कर लो जो आपको अच्छा लगे, दोनों आसान है, मैं ए पार्ट कर देता हूँ। वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। बेटा वुमेन क्यों कम मिलती है, ऐसा इसलिए बेटा कि वुमेन को ना, अगर आपने जॉब करवानी है तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन देनी है, बहुत बड़े स्किल डेवलप करने हैं। और बेटा आज भी देखा गया कि वो जो जेंडर बायसनेस है ना एजुकेशन के टाइम पर, वो दिख जाती है। ठीक है जी, मेल्स को ज्यादा एजुकेट करने में लग जाते हैं पेरेंट्स, और फीमेल को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। एक तो ये कारण है कि वो रेगुलर सैलरीड में नहीं दिखती। दूसरे बेटा वुमेन्स के साथ अपनी सोशल प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा मोबिलिटी, मतलब मोबाइल नहीं होती बेटा कि ट्रांसफर कर पाए दूसरे शहरों में।
तो मोबिलिटी भी उनकी रेस्ट्रिक्टेड होती है कहीं ना कहीं, जबकि मेल्स के साथ क्या दूसरे शहरों में जॉब मिलती है, वो अच्छे से चले जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। बेटा ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं, लोगों के स्किल्स, फिजिकल कैपिटल जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी। अब ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है, पहला डिफरेंस। दूसरी बात, ये सेपरेबल है, सेपरेट हो सकते हैं अपने ओनर से। बेटा किसी इंसान के स्किल उसके ओनर से कैसे सेपरेट हो सकते हैं, ये यहाँ सेपरेबिलिटी नहीं होती। तीसरी बात, ये इजिली मार्केट में बेचे जा सकते हैं। बेटा ह्यूमन कैपिटल कहीं स्किल नहीं बेचे जा रहे, स्किल से जनरेट होने वाली सर्विसेज बेची जा सकती है। एक ना बॉक्स है एनसीईआरटी में ना फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस है, 6 बेसिस पे डिफरेंस मैं बैच में लिखवाता हूँ। आप चाहो तो बेटा मेरी वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग वीडियोस नहीं देखी तो बेटा पहले लॉन्ग वीडियोस को ही रेफर करो। लास्ट क्वेश्चन बेटा, नीति आयोग पर कुछ बात है, देन डिजिटल बैंक पर कुछ दिख रही है, देखेंगे। Which institute has been replaced by नीति आयोग in India? प्लानिंग कमीशन। 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के नाम नीति आयोग रख दिया। Who is the ex officio chairman of नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है बेटा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी करंट सीटेड प्राइम मिनिस्टर होंगे बेटा ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे नीति आयोग के, ऐसा नियम है इंडिया में। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग। देखो मैं चाहूं तो एडवांटेज ना ऊपर पैरा में से कहीं ना पढ़ूं, और अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बेटा ये डिजिटल बैंकिंग के फायदे यहीं से लिखे हुए हैं। डिजिटल बैंकिंग अलाउ अ यूजर टू सेट अप ऑटोमेटिक पेमेंट फॉर रेगुलर यूटिलिटी बिल, पहला फायदा तो ये लिख सकते हो। दूसरा कैशलेस सोसाइटी को ही एग्जांपल बना सकते हो। ठीक है जी, तो 2 फायदे लिखने थे, दोनों हो गए। अब मैं कहता हूं बेटा ये तो क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान हो गया, फ्री के 6 नंबर रखते। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए पेपर के साथ। बाय बाय।